तो देखिए इक्विटी हम शुरू किए थे, यानी कि साम्य शुरू किए थे और उसी को आगे बढ़ाया जाए। फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं कहाँ तक पढ़ाया गया था, उसके बाद आगे चला जाए। एक तो इक्विटी का हमने अर्थ बताया था कि इक्विटी का मतलब क्या हुआ। तो इक्विटी की जो इक्विटी शब्द है ये इंग्लिश शब्द है, लैटिन के एक्विटास से बना है। और एक्विटास का मतलब होता है समतल करना या बराबर करना या समान कर देना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी करती क्या है, तो जहाँ विधि में कमी हो या जहाँ विधि का अभाव हो, जहाँ कानून का अभाव हो, जो साम्य है उस अभाव की पूर्ति करता है। यानी कि सामान्य भाषा में कहिए कि जहाँ जहाँ कानून में लोचा रहता है तो उस लोचा को दूर कर किया जाता है, उस कमी को दूर किया जाता है। और किसके द्वारा? इक्विटी के द्वारा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ किसी विषय पर विधि का अभाव होता है तो न्यायालय साम्य के आधार पर अपना निर्णय उस मामले में देते हैं। यानी कि न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, गुड कंसेंस यानी कि शुद्ध अंतःकरण या सुआत्मा कहा जाता है के आधार पर, या नेचुरल जस्टिस के आधार पर। अतः साम्य में सेक्शन नहीं पढ़ना है। साम्य के कुल 18 सिद्धांत हैं जिनमें 12 महत्वपूर्ण हैं। यानी कि आपका वही 12 सिद्धांत ही पढ़ने हैं और 6 सहायक सिद्धांत हैं जो दो दो लाइन पढ़ने हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें 12 सिद्धांत। अब जो क्वेश्चन नया मॉडल बन रहा है कि एक तो सिद्धांत का मतलब पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन बन रहा है कि ये सिद्धांत भारतीय विधि में आपका किस कानून की किस धारा में समाहित किया गया है। तो दो, यानी कि सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, ये सिद्धांत कब अप्लाई होगा और भारतीय विधि में किन किन धाराओं में इसे समाहित किया गया है। ये तीन बातें आपका मुख्यतः 12 सिद्धांतों में देखनी है। अब तक हमने आपका नेचर बताया है कि साम्य का नेचर हमने बताया है। अब साम्य का इतिहास देखना है। जो क्वेश्चन आपका बताया जा रहा है ये यूपी और बिहार प्री के लिए भी महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्री में भी बिहार में बना है, मेंस में भी बना है और यूपी में भी मेंस में बना है। देखिए क्वेश्चन का मॉडल पहले बता दिया जाए तब शुरू किया जाए। देखिए आपका जो क्वेश्चन का मॉडल बना था बिहार मेंस में भी कि साम्य के विकास पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि साम्य का विकास अचानक नहीं हुआ बल्कि सुनियोजित तरीके से हुआ, इसके विकास की व्याख्या करिए। तो जैसे ही पूछा जाए कि इक्विटी का विकास कैसे हुआ, साम्य का विकास कैसे हुआ, तो आपका प्री में भी एक या दो क्वेश्चन आपका इस पर बनते हैं और मेंस में भी। एक दिमाग में रफ आइडिया बना लेना है कि जब भी ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें रोम की बातें लिखनी है। यानी कि आपका रोम में देखना है, फिर इंग्लैंड में, और फिर आपका भारत में हमें देखना है। ये पंखा बंद करिए तब तक। देखिए एक बंद करके चेक करिए, एक बंद करके चेक करिए। हाँ, और जलाइए जलाइए और वो ना बंद करिए, और लाइट जला दीजिए। बस रहने दीजिए। नहीं आज सही कराते हैं ना, कल कुछ सही कराया गया लेकिन एक छूट गया पंखा अभी।
चल रहा है ना? कौन आवाज़ कर रहा है? ये वाला क्यों? हाँ, हाँ, बंद रखे थोड़ी देर हो। देखिए तो वाईफाई तो नहीं बंद हो गया, रुकिए। कौन वाला? हाँ, अभी कोई दिक्कत नहीं है उतना। एक दो पंखा बंद भी रहेंगे तो कवर कर लेगा कोई। आज बनवा देते हैं उसको भाई। देखिए आपका ये विकास में जब भी आप देखिए तो पहले रोम, उसके बाद आपका इंग्लैंड, और तब भारत में विकास, और अंत में आपका भारतीय विध में इस विकास को कहाँ कहाँ समाहित किया गया है। तो एकदम शुरुआती दौर से हम चलते हैं, और इसमें प्री में कैसे क्वेश्चन बना है वो भी आपको सतर्क रहना है। देखिए सबसे पहले रोम में हम देखेंगे। जब भी आप विकास लिखिए, आपका जो साम्य का विकास है अचानक न होकर एक सुनियोजित ढंग से हुआ। सबसे पहले इसका विकास रोम में हुआ, तत्पश्चात यह इंग्लैंड में पहुंचा, और तत्पश्चात जो ये भारत में इसका मने कह सकते हैं कि प्रवर्तन किया गया। तो पहला क्वेश्चन प्री का आपका यही बनता है। आपका बिहार में कई बार बना है कि साम्य की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो आपका रोम में। इसी प्रकार अगर ये क्वेश्चन पूछे कि ट्रस्ट या आपका न्यास की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो बिहार में एक बार ये दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा है कि न्यास की उत्पत्ति और आपका साम्य की उत्पत्ति, तो वह दोनों रोम मारिएगा। ये मैं फिर बता रहा हूँ, रोम मार कर आना है। आइए रोम में था क्या। रोम में आपका 366 ईसा पूर्व हमें देखना है। यानी कि 366 ईसा पूर्व देखना है कि क्या वहाँ स्थिति थी। 366 ईसा पूर्व आपका रोम में साम्य का कोई महत्व नहीं था। लेकिन 366 ईसा पूर्व में आपका प्रेटरों ने, अब यहाँ भी क्वेश्चन बिहार का बना है कि साम्य की उत्पत्ति आपका किस मने किसने की, तो प्रेटरों ने की, प्रेटरों। अब ये समस्या है कि ये जो प्रेटर थे ये हैं क्या, तो जो वर्तमान समय में हमारे यहाँ आपका चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। तो 366 ईसा पूर्व में रोम में जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते थे उन्हें प्रेटर कहा जाता था। तो ये भी आपका क्वेश्चन बना है। और क्वेश्चन आपका ये बना है कि आपका रोम में ये साम्य के विकास या साम्य की उत्पत्ति का श्रेय किसको जाता है, तो आपका जवाब रहेगा प्रेटरों को। तो ये जो प्रेटर थे एक तरह से मजिस्ट्रेट थे, जिन्हें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का दर्जा प्राप्त था। अब जो रोम का सम्राट था वह न्याय प्रदान करने के लिए प्रेटरों की नियुक्ति करता था। जो प्रेटर नियुक्त होते थे तो शुरुआती दौर में इनको ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इनके अधिकारों में वृद्धि की गई। और एक तो राजा ने कानून बना दिया था, तो प्रेटर आपका उस कानून के अनुसार निर्णय देते थे। और प्रेटरों को एक अधिकार दिया गया था कि वह 1 वर्ष के लिए एक अस्थाई या पत्र जारी करते थे। फिर एक बार देखिए, यानी कि राजा द्वारा बनाए गए कानून का पालन करते हुए जो प्रेटर रोम के थे वह मामलों में निर्णय देते थे।
लेकिन धीरे धीरे प्रेटरों को ये अधिकार दिया गया कि वह अपने लिए नियम बना सकें। तो जब भी कोई प्रेटर अपना पद धारण करता था तो एक अस्थाई आज्ञा पत्र जारी करता था और 1 वर्ष के लिए आपका प्रक्रिया बनाता था। फिर अगर उसकी जगह पर कोई नया प्रेटर आता था तो वह भी यही करता था और अंतरिम आज्ञा पत्र यानी कि आपका पुनः वह 1 वर्ष के लिए नियम कायदे बनाता था। अब प्रेटर करते क्या थे कि अगर कोई मामला उस समय उनके समक्ष आता था और उस मामले में विधि पहले से जो विधि थी वह मामला उसमें सेट हो जाता था तो प्रेटर उस विधि के अनुसार निर्णय देते थे। लेकिन कभी कभी प्रेटरों के सामने ऐसे विवाद आ जाते थे जिसमें कि कोई कानून विद्यमान नहीं था, यानी कि कहीं कानून में उस विवाद के हल के लिए प्रावधान नहीं था। यहीं से आपको इक्विटी देखनी है कि जहां कानून में किसी विधि में किसी विषय के लिए कोई प्रावधान न हो तो प्रेटर करते क्या थे कि न्याय के आधार पर, यानी कि क्या आपका जस्ट होना चाहिए, न्यायपूर्ण क्या होना चाहिए, तो न्याय के आधार पर फिर सुआत्मा या अंतःकरण या गुड कंसेंस के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर उस मामले में फैसला सुनाते थे। और यहीं से इक्विटी या साम्य का जन्म हुआ, यानी कि साम्य के जन्मदाता प्रेटर थे। जहाँ कोई कानून नहीं था उस मामले में वह न्याय के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर जो उचित होता था वह फैसला सुनाते थे। अब धीरे धीरे ये फैसले बढ़ने लगे। अब रोम में एक और आया। एक रोम में ये बात हुई कि अब धीरे धीरे होने क्या लगा कि अगर रोम के निवासियों के बीच विवाद था तो उनके लिए अलग कानून थे। यानी कि अगर विवाद कोई है और विवाद में जो पक्षकार हैं वह रोम के ही नागरिक हैं तो उसके लिए अलग नियम अपनाया जाता था। और एक अगर पक्षकार रोम का है और दूसरा पक्षकार अगर विदेशी होता था तो उसके लिए अलग कानून अपनाया जाता था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर रोम के निवासियों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता था तो उस विवाद के निपटारे के लिए कानून भिन्न था। और अगर रोम और किसी विदेशी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता था तो उसके लिए जो कानून था वह अलग था। लेकिन प्रेटरों ने धीरे धीरे अपने निर्णयों के माध्यम से जो रोम का कानून था वह विदेशियों पर भी लागू करना शुरू कर दिया। यानी कि इक्विटी का मतलब समता, इक्विलिटी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रोम के जो प्रेटर थे, यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट थे। अब या तो अगर विवाद रोम के नागरिकों के बीच हो या एक पक्षकार रोम का नागरिक हो और दूसरा पक्षकार कोई विदेशी हो तो धीरे धीरे कानून में बदलाव लाकर अब प्रेटरों ने सबके लिए एक जैसा कानून बना दिया। यानी कि ये कहा कि कानून में विभेद नहीं होगा, यानी कि सबके साथ समता का क्या किया जाएगा, पालन। तो आप आगे जब पढ़ेंगे तो आपका ये हम बताएंगे कि जो हम साम्य पढ़ा रहे हैं, इक्विटी पढ़ा रहे हैं, ये समता ही साम्य है, इक्विलिटी ही इक्विटी है। यानी कि साम्य समता से प्रसन्न होगा, असमता से नाराज होता है,
और समता के सिद्धांत का पालन रोम के आपका प्रेटरों ने भी किया और विवादों को के निस्तारण के लिए एक जैसा कानून लागू किया, चाहे वह देशी विवाद हो या विदेशी। इस प्रकार आपका रोम में कैसे इसकी शुरुआत हुई वह बताया गया। तो इसमें प्री के लिए 2-3 क्वेश्चन याद रखिएगा, फिर हम रिवीजन करा दें कि इक्विटी का जन्मदाता कौन सा देश है, तो आपका रोम मारना है। इक्विटी का जन्मदाता किसने जन्म दिया, तो प्रेटरों ने दिया। यानी कि ये 2 क्वेश्चन याद रखना है। अब इंग्लैंड के बाद जो इसका विकास होता है वह आपका इंग्लैंड में होता है। अब इंग्लैंड से आपका क्वेश्चन बना है, हमें लगता है कि यहीं से एक क्वेश्चन आपका मिल जाना चाहिए। यानी कि बहुत चांस ज़्यादा है कि आपका इंग्लैंड से भी एक क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है प्री में। एक इतिहास ही समझना है। आइए इंग्लैंड में देखा जाए कि इंग्लैंड में क्या आपका विधि है, कैसे आपका इक्विटी का विकास हुआ। इंग्लैंड में साम्य का जो विकास हुआ वह कोर्ट ऑफ चांसरी यानी कि चांसरी न्यायालय द्वारा किया गया। तो बिहार में पिछली बार ये पूछा गया था कि आपका किस न्यायालय को इक्विटी कोर्ट कहा जाता था, यानी कि साम्य न्यायालय कहा जाता था। तो कोर्ट ऑफ चांसरी यानी कि चांसरी न्यायालय। फिर एक बार याद रखिए, यानी कि इंग्लैंड में जो इक्विटी का विकास होता है वह कोर्ट ऑफ चांसरी द्वारा होता है, अर्थात इसी को वहाँ इक्विटी कोर्ट यानी कि साम्य न्यायालय कहा गया। ये क्वेश्चन आपका बिहार में पूछा गया है, सतर्क रहिए। अब आ जाइए 13वीं शताब्दी। हमें जो देखना है आपका 13वीं शताब्दी देखनी है। 13वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एडवर्ड फर्स्ट का शासनकाल था। यानी कि 13वीं शताब्दी में आपका एडवर्ड फर्स्ट का शासनकाल था और उस समय जो न्यायालय थे वह 3 न्यायालय मुख्यतः इंग्लैंड में काम करते थे। अब तीनों न्यायालय समझिए आपका कौन कौन न्यायालय थे। यानी कि 13वीं शताब्दी में न्याय प्रशासन इंग्लैंड में 3 न्यायालयों द्वारा किया जाता था। पहला न्यायालय था किंग्स बेंच। किंग्स बेंच यानी कि आप स्टार्ट करते क्या करते हैं कि भाई कई जगह लिखा रहेगा केबी, यानी कि इसको कहा जाता है किंग्स बेंच यानी कि राज्य न्यायालय। हिंदी में इसको कहा जाता है सम्राट का न्यायालय या राज्य न्यायालय। फिर एक बार समझिए, कई जगह आप लोग देखे होंगे कि केबी लिखा रहता है केस के आगे। केबी का मतलब कि यह जो निर्णय दिया गया है किंग्स बेंच द्वारा दिया गया है, यानी कि हिंदी में राज्य न्यायालय द्वारा। दूसरा जो न्यायालय था कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली था, यानी कि सार्वजनिक प्रतिकथन का न्यायालय, कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली। और जो तीसरा आपका कह सकते हैं कि न्यायालय था वह कोर्ट ऑफ एक्सचेकर यानी कि राजकोष का न्यायालय। कोर्ट ऑफ एक्सचेकर का मतलब राजकोष। तीसरे से हमें उठाना है। जो तीसरा वहाँ न्यायालय था वह राजकोष का न्यायालय था या कोर्ट ऑफ एक्सचेकर हम इसे कहते थे। फिर एक बार याद रखिए, तीसरे न्यायालय से ही आपकी शुरुआत करनी है। पहला न्यायालय उतना नहीं पढ़ना है कि भी यहाँ, फिर कोर्ट ऑफ कॉमन प्ली भी नहीं पढ़ना है दूसरा, लेकिन तीसरा से हमें शुरुआत करनी है और यह न्यायालय था राजकोष का न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ एक्सचेकर।
ये जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था, यानी कि जो तीसरा न्यायालय था, इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में देखना है। और यही न्यायालय बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी कोर्ट में। फिर एक बार इतिहास ही लिखना रहता है विकास में। अच्छे से देखिए भाई आपका फिर एक बार देखिए इसको आपका, ये तीसरा जो न्यायालय था, यानी कि आपका राजकोष का न्यायालय या कोर्ट ऑफ एक्सचेकर इंग्लैंड में, ये सामान्यतः कोई न्यायालय नहीं था, बल्कि एक सरकार का प्रशासनिक विभाग था। यानी कि मुख्य रूप से ये न्यायालय न होकर शुरुआती दौर में एक विभाग था, सरकार का आपका प्रशासनिक विभाग था। इसमें जो आपका चांसलर की नियुक्ति की जाती थी और वह सम्राट द्वारा की जाती थी, और चांसलर सबसे बड़ा अधिकारी कार्यपालिका का होता था और उसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका मने 13वीं शताब्दी में जो ये राजकोष का न्यायालय मने था, वह एक न्यायालय न होकर कार्यपालिकी कार्य ही करता था, और इसका प्रधान आपका एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसे चांसलर कहा जाता था, और ऐसी कंडीशन में वह प्रधानमंत्री भी कहा जाता था और एक तरह से कार्यपालिका पर ज़्यादा अधिकार रखता था। धीरे धीरे आपका इंग्लैंड के सम्राट ने इस न्यायालय का जो प्रधान चांसलर था, उसकी शक्तियों में वृद्धि करना शुरू किया। सर्वप्रथम वह प्रशासनिक मामलों में फैसला देता था और कानून के अनुसार देता था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लैंड के सम्राट ने और इंग्लैंड की संसद ने इसकी शक्तियों में वृद्धि की, और अब इसकी शक्तियों में वृद्धि करके कुछ न्यायिक कार्य भी करने की शक्ति दी गई। और एक शक्ति और इसे दी गई कि अगर चांसलर के सामने कोई विवाद आता है, उस विवाद में कानून का अभाव हो, यानी कि कहीं कोई कानून न हो, तो एक पावर चांसलर को दिया गया कि वह अपने विवेक से न्याय के आधार पर, साम्य के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर फैसला सुना सके। और जैसे ही ये पावर दिया गया कि चांसलर किस आधार पर निर्णय सुना सकता है, आपका अपने विवेक, आपका जस्टिस के आधार पर, गुड कंसेंस के आधार पर, नेचुरल जस्टिस के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, तो यहीं से इक्विटी का जन्म हो गया। यानी कि यहीं से साम्या क्या हो गई, उत्पन्न। अब धीरे धीरे आपका कह सकते हैं कि जो अगला नियम आता है, यानी कि 13वीं शताब्दी के बाद जो हमें देखना है, वह 1474, यानी कि आपका 1474 का सन याद रखिए। ये हो सकता है नया क्वेश्चन बन जाए, अभी बना नहीं है लेकिन बन सकता है। 1474 में जो ये कोर्ट ऑफ एक्सचेकर था आपका, इसकी जगह पर एक नया न्यायालय गठित किया गया। मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया गया दूसरे न्यायालय में, और उस न्यायालय का नाम दिया गया कोर्ट ऑफ चांसरी, यानी कि आपका चांसरी न्यायालय। अब जो क्वेश्चन आपका बनता है और कि कोर्ट ऑफ चांसरी की स्थापना किस सन में की गई, तो आपका जवाब रहेगा मने 1474 में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है प्री में कि साम्य न्यायालय की अलग से स्थापना कब की गई, तो जो ये
1474 में कोर्ट ऑफ चांसरी की स्थापना की गई। इसी का उपनाम दिया गया इक्विटी कोर्ट। तो फिर बिहार में पूछा कि साम्य न्यायालय किस न्यायालय को कहा जाता था, तो कोर्ट ऑफ चांसरी, यानी कि हिंदी में चांसरी न्यायालय। फिर एक बार याद रखिए, आपका जो चांसरी न्यायालय था उसी को हम क्या कहते हैं, साम्य न्यायालय। और इसका सृजन कब किया गया, तो समय याद रखिएगा, जरूर पूछ सकता है नया क्वेश्चन, किस सन में, 1474। चलता रहा मामला, चलता रहा। अब साम्य न्यायालय को अधिक ताकतवर बना दिया गया और जो ये कोर्ट ऑफ चांसरी था, यानी कि इसका उपनाम हम साम्य न्यायालय कहेंगे, ये न्यायालय आपका निर्णय देने लगा। यानी कि फिर एक बार याद रखिए, जो ये कोर्ट ऑफ चांसरी था, फिर एक बार याद रखिए, अगर कानून बना था, संसद या राजा ने कानून बनाया है, तो ये कोर्ट ऑफ चांसरी उस कानून के एक शब्दों का पालन करने के लिए बाध्य था। लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न हो गया और कोई कानून उस मामले में पहले से विद्यमान नहीं है, या कानून तो है लेकिन अपूर्ण है, अधूरा है, उस कानून में कमी है, तो ये जो साम्य न्यायालय था, अर्थात आपका कोर्ट ऑफ चांसरी था, ये न्यायालय कानून से बाहर जाकर न्याय के आधार पर, आपका अंतःकरण के आधार पर जो उचित लगता था वह फैसला दे देता था। और यहीं से इंग्लैंड में इक्विटी का क्या होता है, विकास। ये तो अलग न्यायालय कब बना इक्विटी के लिए, वो सन याद रखिएगा आपका, कोर्ट ऑफ चांसरी। तो किस कोर्ट को कोर्ट ऑफ चांसरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वह राजकोष का न्यायालय, यानी कि कोर्ट ऑफ एक्सचेकर। यानी कि जो कोर्ट ऑफ एक्सचेकर का न्यायालय था उसी को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, 1774 में, कोर्ट ऑफ चांसरी। यानी कि और कोर्ट ऑफ चांसरी को ही क्या कहा गया, साम्य न्यायालय। ये बिहार में पिछली बार आ चुका है, गलत ना हो, चांसरी न्यायालय। चलता रहा मामला, चलता रहा। आपका इस न्यायालय ने तमाम निर्णय दिए जो आपका पढ़ाया भी जाएगा। और जो टीपीए आप लोग पढ़ते हैं, तो टीपीए में जो 80% प्रावधान है वह मैं बता दूं इक्विटी पर ही आधारित है। यानी कि जो न्यायालयों ने साम्य के आधार पर निर्णय इंग्लैंड में दिया संपत्ति संबंधी भी मामलों में, वही निर्णय आपका टीपीए में समाहित किया गया है। तो टीपीए एक तरह से शुद्ध रूप से किस पर आधारित है, इक्विटी पर, इसमें कोई शक नहीं है। चलता रहा, चलता रहा। अब आपका दो कानून पारित किए गए, ये कानून भी आपका पूछा गया है और ये भी आपका हर हाल में याद रखना है। इंग्लैंड की संसद ने आपका 1873 और 1875 में आपका द जुडिकेटर एक्ट पास किया, यानी कि हिंदी में कहा जाता है न्याय तंत्र अधिनियम। फिर एक बार देखिए, 1873 और 1800 आपका 75 में दो कानून इंग्लैंड की संसद ने पारित किया और इन कानूनों का नाम था द जुडिकेटर एक्ट, यानी कि हिंदी में हम कहते हैं न्याय तंत्र अधिनियम। इन दो कानूनों द्वारा जो ये कोर्ट ऑफ चांसरी था, यानी कि जो साम्य न्यायालय था, इसे समाप्त कर दिया गया। अब जो क्वेश्चन बिहार में बना है, दो मॉडल से बना है, सतर्क रहिएगा। पहला मॉडल ये बना है
कि द जुडिकेटर एक्ट यानी कि न्याय तंत्र अधिनियम बन चुका है ये, किस सन में पारित किया गया, तो उसमें दिया था 1873, 1875, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों मार कर आइएगा। दूसरा क्वेश्चन ग्रुप वाइज पूछेगा तो दो दो सन देगा, तो आप दोनों सन याद रखिएगा, 1875 और 1875। फिर अगला क्वेश्चन बनता है प्री में कि इक्विटी कोर्ट को या कोर्ट ऑफ चांसरी को कैसे समाप्त किया गया, तो स्वतः समाप्त किया गया कि निर्णय द्वारा न्यायालय के कि संसद द्वारा विधि बनाकर, तो आपका जवाब रहेगा संसद द्वारा विधि बनाकर। फिर आपका क्वेश्चन कौन कौन से कानून बनाए गए जिससे कि इक्विटी कोर्ट को समाप्त कर दिया गया, तो दो कानून याद रखिएगा, द जुडिकेटर एक्ट 1873 और 1875। इसके बाद भी हल्का सा जानना है कि साम्य न्यायालय जो अलग बनाए गए थे, भले वे न्यायालय समाप्त हो गए, तो आखिर क्या साम्य भी समाप्त हो गया कि साम्य बना रहा, तो साम्य समाप्त नहीं हुआ, साम्य के न्यायालय समाप्त हुए, तो जो सामान्य न्यायालय थे उन्हीं को साम्य के न्यायालय की अधिकारिता सौंप दी गई। यानी कि जो आपका अन्य न्यायालय थे इंग्लैंड में, उन न्यायालयों को साम्य के आधार पर निर्णय देने की शक्ति दे दी गई, और जो अलग से इक्विटी कोर्ट था उसे आपका अब समाप्त कर दिया गया। यानी कि साम्य के न्यायालय वर्तमान में अलग से नहीं है, क्योंकि दो कानून बनाकर इंग्लैंड की संसद ने इसे समाप्त कर दिया, लेकिन साम्य आज भी जिंदा है और आज भी साम्य के सिद्धांत मान्य हैं। तो इंग्लैंड में कौन जो विधि के न्यायालय हैं, वे न्यायालय साम्य के न्यायालय भी है, यानी कि दोनों है। भारत में भी सेम नियम है, कोई इक्विटी कोर्ट अलग नहीं है। जो आपका अल्लाह के न्यायालय है, जो सामान्य न्यायालय हम बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इत्यादि, ये विधि के आधार पर भी फैसला देते हैं, और जहाँ कोई कानून न हो वहाँ भी साम्य के आधार पर ये फैसला देते हैं। अभी आगे बताया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि आपका वह क्वेश्चन ये बन सकता है कि इंग्लैंड में आधुनिक साम्य का जन्मदाता कौन है, यानी कि किसे माना जाता है कि उसने साम्य का आधुनिक तौर पे, मॉडर्न तौर पे साम्य को जन्म दिया। ये आपका नॉटिंघम है, यानी कि लॉर्ड नॉटिंघम को साम्य का आधुनिक साम्य का जन्मदाता माना जाता है। ये क्वेश्चन अभी बना नहीं है, लेकिन चांस है बनने का आपका कि किसे आधुनिक इंग्लैंड में आधुनिक साम्य का जन्मदाता माना जाता है, तो लॉर्ड नॉटिंघम। ये कम से कम याद रखिए। आगे आ जाए, इंग्लैंड में आपका साम्य समाप्त हो गया, इंग्लैंड के बाद आपका भारत में आ जाना है। देखिए इतिहास, पहले हमने रोम का बताया, फिर आपका इंग्लैंड का लिखना है, और लास्ट में कहाँ, भारत। जहाँ तक भारत की बात है, आइए भारत में देखा जाए, आपका इक्विटी का विकास देखा जाए। जहाँ तक भारत की बात है, ये माना जाता है कि प्राचीन काल से ही भारत में साम्य का अस्तित्व रहा है। प्राचीन हिंदू विध के तहत ग्रंथों में ये प्रावधान था कि अगर किसी विषय पर आपका कोई कानून न हो, तो राजा को ये अधिकार दिया गया था कि वह अपनी युक्ति के आधार पर, युक्ति यानी कि तर्क के आधार पर, तर्क यानी कि विवेक के आधार पर जो उचित हो
वह उस मामले में फैसला सुना सकें। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम विध की बात है, मुस्लिम विध में भी साम्य का महत्वपूर्ण स्थान है और मुस्लिम विध में जो साम्य को इस्तिहसन कहते हैं, इस्तिहसन हो सकता है पूछ ले कि मुस्लिम विध में इस्तिहसन किसे कहा जाता है। तो इस्तिहसन जो कहते हैं वह इक्विटी को ही कहते हैं, साम्य को ही कहते हैं। अब थोड़ा इस्तिहसन के बारे में समझिए। मुस्लिम विध के तहत इक्विटी को इस्तिहसन कहा जाता है और ये जो इस्तिहसन है ये पैगंबर और जो मुआज थे उनके बीच संवाद से उत्पन्न हुआ। देखिए, पैगंबर साहब ने अपने परम शिष्य मुआज से पूछा कि बताओ, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद में तुम फैसला आपका किस आधार पर दोगे। तो मुआज ने कहा कि मैं कुरान के आधार पर फैसला दूंगा। फिर आपने पैगंबर साहब ने किया कि अगर कुरान से भी सहायता न मिल पाए तब क्या करोगे। तो आपकी जो परंपराएं हैं, यानी कि जो आपका सुन्नत है या आपकी जो सुन्ना है, उस आधार पर फिर पूछा गया कि अगर उससे भी ना काम चले तब तो अपनी ही बुद्धि और तर्क के आधार पर। तो जो ये अपनी ही बुद्धि और अपने ही तर्क के आधार पर किसी मामले में फैसला देने का वाक्य आया, इसी को मुस्लिम विध में साम्य या इक्विटी कहा गया। तो दिमाग में जरूर बैठाइए, चाहे रोम हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे हिंदू ला हो, चाहे मुस्लिम ला हो, एक नियम सब में समान चलेगा कि जहाँ किसी विषय पर कानून नहीं है, उस विषय पर यदि न्याय के आधार पर, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, प्राकृतिक न्याय के आधार पर कोई फैसला सुनाया जाता है तो वहीं हम कहेंगे कि ये फैसला किस पर दिया गया है, इक्विटी के आधार पर, यानी कि साम्य के आधार पर। ये सभी कानूनों में यह नियम मैं बता दूं समान है, चाहे रोम का नियम हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे हिंदू विध का हो, और चाहे आपका मैं बता दूं मुस्लिम विध का। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आपका भारत में आधुनिक तौर पे हमें देखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों ने भारत में नए नए न्यायालयों की स्थापना की और उन न्यायालयों को ये शक्ति दी गई अंग्रेजों द्वारा कि अगर कोई आपका विवाद उत्पन्न हो और उस विवाद के बारे में कहीं कोई कानून में समाधान न हो तो भारत के न्यायालय अपने विवेक से न्याय साम्य तथा शुद्ध अंतःकरण के आधार पर फैसला सुना सकते हैं। ये अंग्रेजों ने भारत में जब भी कोई न्यायालय स्थापित किया तो उन न्यायालयों को ये विवेकाधिकार दिया कि आप कानून से बाहर जाकर फैसला सुना सकते हैं, लेकिन कब, जब कानून में कोई प्रावधान उस समस्या के बारे में न हो। अब आइए आज़ादी के बाद हम देखें क्या नियम है, क्योंकि भाई मेन रूप से आपका आज़ादी के बाद भारत जब स्वतंत्र हो गया तो आपका कौन कौन तमाम कानून पारित किए गए। तो कम से कम दो तीन नियमों को आपको याद रखना पड़ेगा। एक, संविधान का कम से कम आर्टिकल 1 याद रखिएगा, 142, सीआरपीसी की धारा 482 और सीपीसी की धारा 151। यानी कि इतिहास में कम से कम एक अनुच्छेद लिखिएगा और लास्ट में दो धाराएं।
जो अनुच्छेद आप लिखेंगे वह आपका आर्टिकल होगा 142 होगा। फिर एक बार 142 देखिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 142 शुद्ध रूप से इक्विटी पर ही आधारित है। आर्टिकल 142 में ये बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय कंप्लीट जस्टिस के लिए, पूर्ण न्याय के लिए, अगर जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ वह निर्णय दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी विषय पर विधि नहीं है या विधि में कमी है या विधि अपूर्ण है तो हमारे उच्चतम न्यायालय को ये इनहेरेंट पावर है, ये निहित शक्ति है, ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट में समाहित है कि वह उस मामले में इक्विटी के आधार पर जो उचित हो फैसला सुना सके। यानी कि आपका कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन कब, जहाँ की कानून का अभाव हो। तो वह आर्टिकल आप बताएंगे 142, और ये शुद्ध रूप से मैं बता दूं इक्विटी पर ही क्या है आधारित। तमाम फैसले आए हैं जो हम आगे आपको बताएंगे डिटेल में। आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का सिद्धांत आया। फिर जो दूषित करेगा पर्यावरण को वह क्षतिपूर्ति दे। फिर आपका मूल अधिकारों के हनन होने पर मुआवजा दिलवाया गया। फिर क्यूरेटिव पिटीशन आया। यहाँ तक अनुच्छेद 142 है कि अगर किसी पक्षकार ने किसी चीज़ की मांग नहीं की है तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः उन चीज़ों को दे सकता है, उस पक्षकार को मांगने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि काफ़ी आपका विस्तृत है आर्टिकल 142। और आगे जब मैक्सिम चलेगा वहाँ केस सहित हम बताएंगे। दूसरा देखिए आपका सीआरपीसी की धारा 482 अच्छे से देखिएगा। ये भी शुद्ध रूप से इक्विटी पर ही आधारित है। देखिए इसमें क्या है। अगर किसी विषय के बारे में सीआरपीसी में कहीं कोई प्रावधान न हो तो उच्च न्यायालय में ये शक्ति अंतर्निहित है। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कि वह क्रिमिनल मामलों में जो उसे उचित लगे वह फैसला दे सके। तो जैसे ही आपको देखने को मिले कि जो उचित लगे वह फैसला दे सके, वहीं इक्विटी काम करेगी। यानी कि अगर सीआरपीसी के किसी धारा में किसी बात के बारे में कोई प्रावधान न हो तो उच्च न्यायालय साम्य के आधार पर जो उसे उचित लगे वह फैसला दे सकता है। और ये शुद्ध रूप से किस पर आधारित है? इक्विटी पर। क्योंकि जहाँ कोई कानून न हो, न्यायालय ईमानदारी, न्याय, प्राकृतिक न्याय, शुद्ध अंतःकरण के आधार पर फैसला सुनाते हैं। और इसी को एक लाइन में हम इक्विटी कहते हैं। यही बात आपका समाहित है जो द सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 में। अब यहाँ देखिए पूछा गया था, लगातार पूछा जाता है। सीपीसी की धारा 151 भी शुद्ध रूप से इक्विटी पर आधारित है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपीसी में कहीं कोई किसी बात के बारे में प्रावधान न हो तो सभी सिविल न्यायालयों में यह शक्ति समाहित है कि वह जो उचित समझे फैसला दे सकें। और जैसे ही आपको जहाँ भी आ जाए कि न्यायालय जो उचित समझे करे, तो वही मान के चलिए क्या आ गई साम्य। क्योंकि साम्या में कानून के बाहर जाकर जो उचित होता है उस बारे में क्या दिया जाता है? फैसला।
तो एक अनुच्छेद याद रखना है आपका भूमिका में, कौन सा? आर्टिकल 142 संविधान का, फिर सीआरपीसी की एक धारा 482 और सीपीसी की एक धारा 151। आगे इन तीनों को डिटेल में हम बताएंगे, इन तीनों को आपको आगे डिटेल में बताया जाएगा। इस प्रकार आपका जो इक्विटी का इतिहास था वह समाप्त हो गया। फिर एक बार रिवीजन करिए, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लास्ट में एक बार रिवीजन करा दिया जाए। इसकी उत्पत्ति आपका रोम से होती है 366 ईसा पूर्व और प्रेटरों द्वारा, ये पहले याद रखिए। फिर प्रेटर के बाद ये इंग्लैंड में आता है और इंग्लैंड में कोर्ट ऑफ चांसरी जो इक्विटी कोर्ट कहा गया 1774, याद रखिए, अलग से ये कोर्ट बनाया गया, इसी को साम्या न्यायालय कहा गया और इसी ने साम्या को इंग्लैंड में आगे बढ़ाया। लेकिन इस न्यायालय को 2 कानून पारित करके समाप्त किया गया। सन भी याद रखना पूछा गया है, 1873 और 1875। साम्य न्यायालय समाप्त हुए, साम्य समाप्त नहीं हुआ। जो अन्य न्यायालय थे उनको साम्य का पावर क्या किया गया, दे दिया गया। भारत में भी हमने बताया, मुस्लिम लॉ में भी बताया, इस्तीहसन कहा जाता है साम्य को। और भारत में भी हमने बताया, क्या भारत में साम्य मौजूद है कि नहीं, पूरी ताकत से मौजूद है। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो ज़्यादातर मामले ऐसे आते हैं जहां कोई कानून न हो। तो जहां कोई कानून न हो तो हाई कोर्ट किस आधार पर फैसला सुनाता है, साम्य के आधार पर। जो उचित हो वह किया जाना चाहिए, यही ना आपका, यही तो इक्विटी है कि जो उचित है वह इक्विटी है, जो अनुचित है वह असाम्य है। भाई और कुछ साम आपका इक्विटी में अच्छी अच्छी जो बातें हैं वहीं पढ़नी है। और जब तर्क वितर्क आप रखेंगे अपना, ये इक्विटी काफ़ी काम करती है तर्क वितर्क करने में, कोर्ट में बहस करने में, या अन्य कानूनों को जो आप पढ़ेंगे तमाम उदाहरण दिए जाएंगे। इस प्रकार आपका जो एक विकास था, एक रफ आइडिया दिमाग में बैठाए रहिए, और कोई उपाय नहीं उसका। इसको आपका तो रेस्ट ले लीजिए 15 मिनट, तब आपका टाट चलेगा भाई। कल जो शुरू किया जाएगा अपकृत में, मैक्सिम हम बता दे रहे हैं, पढ़कर घर से आइए तो और अच्छा रहेगा, कि साम्य किसी अपकृत्य को उपचार विहीन नहीं छोड़ता, यानी कि उपचार विहीन नहीं रहने देता, शुद्ध रूप से वही यूबी जस आईबी रेमेडियम जो सिद्धांत है वही आपको पढ़ना है। तो रेस्ट ले लीजिए तो आपका टाट चलेगा भाई 15 मिनट।